ऑलराइट क्लास, शुरू करते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? कोई मैसेज कर दें बीच में। ऑलराइट, थैंक यू। ओके क्लास, हमने पिछले सेशन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स की थी और नेस्टेड इफ एल्स किए थे और कंपाउंड स्टेटमेंट्स किस तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं। फिर उसमें हमने फर्दर कॉन्सेप्ट किया था शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन का और डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमने एक्सप्लोर की थी जो कि शुरू के प्रोग्रामर किसी भी इफ एल्स स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए जो गलती कर सकते हैं, जो बग आ सकती है आपके प्रोग्राम में, वो हमने एक्सप्लोर की थी। आज हमने कंटिन्यू करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आपके पास एक फ्लो चार्ट है तो किस तरीके से उसे C++ के कोड में ट्रांसलेट किया जा सकता है। सिंपल 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। फिर इफ एल्स से रिलेटेड एक स्ट्रक्चर होता है विच इज द स्विच स्टेटमेंट्स, ठीक है, वो देखते हैं। और फिर फाइनली आज हमने असाइनमेंट सॉल्यूशन डिस्कस करनी है। ठीक है क्लास, तो सबसे पहले आपके पास ये एक फ्लो चार्ट है, ठीक है। मैं समझा दूं इसमें हो क्या रहा है। आपका प्रोग्राम स्टार्ट करता है, फिर यूजर से एक नंबर लेता है, फिर उसे डिवाइड करता है 2 से। अगर रिमाइंडर 0 है तो डिस्प्ले इवन कर देगा स्क्रीन पे, और अगर नहीं है तो डिस्प्ले ऑड हो जाएगा, और इसके बाद जो है प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो ये एक फ्लो चार्ट है, इसे आपने कन्वर्ट करने, ट्रांसलेट करना है इनटू C++ प्रोग्राम, ठीक है। जो है 5 मिनट्स इसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोग्राम लिखता है, ठीक है। ये फ्लो चार्ट है, आपने इसका C++ कोड लिखना है। चले, और कुछ सवाल करने तो आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं।
हाँ जी, किसी का हो गया? रेज हैंड वाली ऑप्शन इस्तेमाल कर लें। और क्लास इसमें सिर्फ ट्रांसलेट करना है आपने, यानी इट्स नॉट कि आपको कुछ सोचना पड़ रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है, उसका सोल्यूशन क्या होगा। नहीं, आपके पास एक फ्लो चार्ट है, उसे लाइन बाय लाइन रीड करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग C++ का कोड लिखना है। तो ये जल्दी हो जाना चाहिए आपसे। ऑलराइट क्लास, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट और एंड के लिए आपने इंट मेन कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज डाल दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक्सेप्ट अ नंबर। तो पहली बात तो ये है कि नंबर एक्सेप्ट करने के लिए आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें नंबर स्टोर हो सके। तो उसके लिए आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है नम और उसकी टाइप इंट है। फिर आपने सी इन नम किया है ताकि यूजर जो है कीबोर्ड के थ्रू नम वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करा सके। अब अगला स्टेप है कि आपने डिवाइड करना है बाय 2 और चेक करना है कि रिमाइंडर 0 है कि नहीं। तो उसके लिए आप एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ नम %2 इज इक्वल टू 0। यानी इसका क्या मतलब है कि आपने नंबर को डिवाइड करना है 2 से। अगर रिमाइंडर 0 है तो ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये एक्सप्रेशन फॉल्स होगा। ठीक है, तो इन केस ट्रू है तो आपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले इवन कर देना है। यानी आप ये देख सकते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू थी, रिमाइंडर इक्वल टू 0 था, तो आपने डिस्प्ले इवन करना है। एल्स क्या होगा, डिस्प्ले ऑड। ठीक है, तो क्लास ये पूरा प्रोग्राम था। यार सवाल है कि ये डिवाइड का ऑपरेशन तो नहीं इस्तेमाल किया, ये तो मॉड का ऑपरेशन इस्तेमाल किया है, तो इसमें मसला नहीं है। तो यार देखें, आपकी जो फ्लो चार्ट है उसमें क्या सवाल है, वैसे आपकी फ्लो चार्ट कर क्या रही है, डिवाइडेड बाय 0। ठीक है, पर हमें डिवीजन का रिजल्ट चाहिए या उसका रिमाइंडर चाहिए। तो डिवाइडेड बाय 2 के आगे जो बॉक्स आया हुआ है फ्लो चार्ट का, उसमें लिखा हुआ है कि इज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स कि हम डिवीजन के रिजल्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, हम उसके रिमाइंडर में इंटरेस्टेड हैं। इसलिए हमने मॉड वाला ऑपरेशन इस्तेमाल किया। ये आपको क्लियर है? सवाल किया किसने था? हाँ जी शारिक, क्लियर है आपको? ऑलराइट, ठीक है। तो क्लास देखें, डिवाइड का लफ्ज तो आया है, पर आपने फ्लो चार्ट से ये समझना है कि डिवाइड के बाद किस चीज को आप कंसिडर करना चाह रहे हैं। जो एग्जैक्ट डिवीजन का रिजल्ट है आप उसमें इंटरेस्टेड है या उसके रिमाइंडर में? और वो अगले बॉक्स से क्लियर हो रहा है कि हम रिमाइंडर में इंटरेस्टेड है, कि हमें रिमाइंडर पता लग जाए, और वो रिमाइंडर अगर 0 है तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले इवन करना है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है
तो स्क्रीन के ऊपर आप ऑड लिख देंगे। और बेसिकली ये इवन ऑड का प्रोग्राम है कि कोई भी नंबर डिवाइड बाय 2 करें, 4, 6, 8, तो ये इवन नंबर्स हैं और इनका रिमाइंडर 0 होगा। कोई ऑड नंबर अगर आप डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल 9, 7, 5, 3, तो इन दैट केस आपका रिमाइंडर 0 नहीं होता, रिमाइंडर 1 होता है। तो इन दैट केस आप डिस्प्ले जो है स्क्रीन के ऊपर ऑड लिख सकते हैं। तो क्लास ये तो एक सिंपलेस्ट एग्जांपल था कि आपके पास कोई भी फ्लो चार्ट हो, उसे आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग C++ कोड। और दूसरी बात ये कि ये एग्जांपल कवर करने का मकसद क्या था कि हम जो अभी तक प्रोग्रामिंग इफ एल्स की कर रहे हैं, आप उसे विजुअलाइज भी कर सकें। यानी ये ग्राफिकली समझना शायद ज़्यादा आसान हो कि इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर क्या करना है, फॉल्स है तो क्या करना है। कोड के अंदर ये समझना शुरू में शायद थोड़ा मुश्किल हो, पर ग्राफिकली आसान हो जाता है। ठीक है, दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन करें बिफोर वी मूव ऑन, और वो ये है, मैं अब समझाऊंगा नहीं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसे आपने पढ़ के खुद ही इन्फर करना है। ठीक है, और बाय द वे इसमें आप सिर्फ इफ एल्स ब्लॉक पे फोकस करेंगे, बाकी जो प्रोग्राम है आपका, ठीक है, उसे आप बेशक इग्नोर कर दें। सिर्फ इफ और एल्स जो यहाँ पे हैं उन पे फोकस करें। इंट, मेन, वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है उन सारों को इग्नोर कर दें बेशक। ठीक है, और ये भी आपका जो है 5 मिनट्स के बड़े आराम से हो जाना चाहिए। और कोई सवाल है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या चैट विंडो में मैसेज करते हैं।
और क्लास कितनों का हो गया? रेज हैंड वाली ऑप्शन इस्तेमाल कर लें और अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगना नहीं चाहिए। ऑलराइट, हाँ जी हमजा, आपने सवाल करना है या आपका हो गया? सर हो गया है, लेकिन हो गया परफेक्ट। सर। ऑलराइट क्लास, इसका सलूशन देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि कंडीशन चेक हो रही है कि k इज लेस देन 90 और नॉट। ठीक है, तो आपने लिख दिया कि इफ k इज लेस देन 90, तो उसका जो पूरा ब्लॉक है वो यहां पे आ जाएगा। एल्स आपने यहां पे कोड लिखना है। ऑलराइट, तो पहले k इज लेस देन 90 अज्यूम करें कि ट्रू है, यानी अगर k की वैल्यू 90 से कम है तो ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एक फर्दर कंडीशन आ गई है, और वो कंडीशन है कि इफ k इज लेस देन 80 और नॉट। ठीक है, तो उसके लिए भी आप कंडीशन लिख देते हैं कि इफ k इज लेस देन 80, अगर ये ट्रू है तो ये वाला पार्ट रन होना चाहिए जो कि इधर आ जाएगा, और अगर ये फॉल्स है तो फिर ये वाली ब्रांच एग्जीक्यूट होनी चाहिए जो कि यहां पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर ट्रांसलेट करें, तो अगर तो k की वैल्यू लेस देन 80 है तो आपने सिंपली लिख देना है कि लोअर इज इक्वल टू लोअर प्लस 1, और अगर k की वैल्यू 80 के इक्वल है या ग्रेटर है, यानी इफ कंडीशन फॉल्स अगर हो गई, तो इन दैट केस एल्स के अंदर आप आके लिख देंगे b इज इक्वल टू b प्लस 1। ठीक है, और अगर k की वैल्यू लेस देन 90 नहीं थी, यानी इक्वल टू 90 थी या 90 से ज्यादा थी, तो इन दैट केस ब्रांच जो है फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स वाली ब्रांच एग्जीक्यूट होगी, और वहां पे सिंपली a इज इक्वल टू a प्लस 1 लिख देंगे आप। ठीक है, अब जहां पे खूबसूरती ये है कि आपको कोई आइडिया नहीं कि k क्या है, k की वैल्यू क्या है, लोअर क्या है, b क्या है, a क्या है, आपको कुछ भी नहीं पता। पर द थिंग इज के ये एग्जांपल देने का मकसद ये था कि आपको ये चीज भी पता लग जाए कि कंप्यूटर अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता, जो कमांड्स आपने दी हैं कंप्यूटर सिर्फ उन्हें एग्जीक्यूट करेगा। अब यहां पे k की वैल्यू क्या है आपको नहीं पता, पर क्योंकि इस फ्लो चार्ट में हमने कोई इस तरह की कमांड नहीं दी कि गेट गेट द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम द यूजर, ठीक है, टेक k एज इनपुट, इस तरह की कोई कमांड नहीं है, तो दैट मीन्स कि आपने अपनी तरफ से नहीं डालना, जो फ्लो चार्ट के अंदर कमांड्स हैं एज इज आपने उनको ट्रांसलेट करना है। और फ्लो चार्ट में क्या हो रहा है, वो सिर्फ वैल्यू चेक कर रहे हैं कि k की वैल्यू 90 से ज्यादा है कि कम है। अगर कम है तो फिर वो चेक करेगा कि k की वैल्यू 80 से भी कम है कि नहीं। अगर 80 से भी कम है तो इन दैट केस वो लोअर की वैल्यू को प्लस 1 कर देगा, और अगर 80 से ज्यादा है तो वो b की वैल्यू को प्लस 1 कर देगा, और अगर k की वैल्यू 90 से भी ज्यादा है तो इन दैट केस वो a की वैल्यू को प्लस 1 कर देगा। a क्या है, b क्या है, लोअर क्या है, आपको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। और प्रोग्रामिंग की खूबसूरती ये है कि जो आपको कमांड मिली आपने बस वो करना है, दैट्स इट। वेदर इट मेक सेंस और नॉट, कंप्यूटर आपसे पूछेगा नहीं कि इसकी क्या तुक बनती है, जो आपने उसे कमांड दे दी है वो उसे फॉलो करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा और फिर खत्म हो जाएगा बस। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? ओके, सवाल आया कि व्हाई डोंट वी यूज एल्स इफ आफ्टर एल्स। यार देखें, आपने जबरदस्ती एल्स एल्स इफ नहीं करना होता, ठीक है।
यानी तो अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं फिर तो आप एल्स इफ कर दें। अगर मल्टीपल कंडीशन नहीं है, अगर सिर्फ एक ही कंडीशन है और उसका ट्रू या फॉल्स है, तो फिर आप एल्स के आगे लिख सकते हैं इफ यू वांटेड। यानी मैं ये कर सकता था कि एल्स इफ k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, मैं ये कर सकता था। और यहां पे मैं कर देता कि एल्स इफ k इज लेस देन 90 ऊपर हो गया तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 90 आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास में ये चीज लिख सकता था, पर इसकी तुक क्या, आपने बिला वजह टाइपिंग की है, बिला वजह आपने अपना हाथ दिखाया है। और दूसरी बात ये है कि आपने बिला वजह एक कंपैरिजन भी किया है। यानी देखें यहां पे क्या चेक हो रहा है कि के 80 से ज्यादा कम है कि नहीं। अगर है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर नहीं है तो ये लाइन होनी चाहिए। ठीक है, जब आप एल्स इफ के आगे एक चेक लगा रहे हैं के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो अब क्या हो रहा है, पहले वो चेक करें कि के लेस देन 80 है कि नहीं, एक कंपैरिजन ऑपरेशन। अगर नहीं है तो अब वो चेक करेगा कि के ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है कि नहीं। तो क्लास ये बिला वजह का आपने एक एक्स्ट्रा कंपैरिजन किया है। ठीक है, इस चीज को मैं दोबारा एक क्लियर कर दूं। देखें जब आप ये लिखते हैं ना इफ, ठीक है, ये आपके पास कोड है। इस कोड में क्या हो रहा है, वो चेक कर रहे हैं कि नम ग्रेटर देन 80 है कि नहीं। अगर है तो ये रन होगा, अगर नहीं है तो ये रन हो जाएगा। कंपैरिजन कितने हुए हैं, सिर्फ एक कंपैरिजन, नम को कंपेयर कर रहे हैं 10 के साथ, दैट्स इट, एक कंपैरिजन हुआ है। ऑन दी अदर हैंड अगर यही काम मैं इस तरीके से करूं, एल्स इफ नम इज लेस देन इक्वल टू 10, अब क्या हो रहा है, काम वही हो रहा है। यानी पहले भी क्या था कि अगर ग्रेटर देन 10 है तो पहला वाला लाइन एग्जीक्यूट होगी, और लेस देन इक्वल टू 10 है तो अगली वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। पर पिछले एग्जांपल में सिर्फ एक कंपैरिजन ऑपरेशन था। यहां पे क्या हो रहा है, वो पहले चेक कर रहे हैं कि नम ग्रेटर देन 10 है, उसके बाद वो दोबारा कंपैरिजन करेगा कि नम लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं। तो आपने दो कंपैरिजन ऑपरेटर किए हैं, यहाँ पे ऑपरेशन किए हैं। ठीक है, अब बात याद रखें कि सिंपल 10 लाइनों के कोड में तो फर्क नहीं पड़ता, पर जब आपके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड हैं, या एक ही कोड है जो कि मिलियन टाइम रन कर रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस आप कोशिश करना चाहते हैं कि जितने कम ऑपरेशन के साथ वो गोल अचीव हो सकता है आप करें। अगर एक चीज है जो कि एक ऑपरेशन से हो सकती है और वही काम आप 100 ऑपरेशन से कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक ऑपरेशन बेहतर है, ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा तेजी से हो जाएगा। बिला वजह के अगर आप ऑपरेशन करने शुरू हो जाएंगे तो आपका टाइम बहुत ज़ाया होगा, आपके प्रोग्राम का, प्रोग्राम स्लो हो जाएगा, आपकी प्रोसेसिंग ज़ाया होगी। ठीक है, क्लास ये पॉइंट क्लियर हुआ है। तो सवाल ये था कि आपने एल्स इफ के साथ एल्स इफ क्यों नहीं किया, तो उसकी ये वजह है कि आप सिर्फ इफ के साथ अगर एक ही कंडीशन है और उसके ट्रू की ब्रांच और फॉल्स की ब्रांच रन करनी है आपने, तो फिर ठीक है, अगर एक ही कंडीशन है तो फिर आप इफ एल्स करें। अगर मल्टीपल कंडीशंस हैं तो इन दैट केस आप फिर उन सारों के लिए एल्स इफ लिखते हैं। यानी फॉर एग्जांपल इफ के इज ग्रेटर देन 80, एल्स इफ के इज लेस देन 90, एल्स इफ के इज लेस देन 100। अगर इस तरीके से डिफरेंट कंडीशन थी तो फिर आप एल्स इफ करते हैं। अगर सिर्फ दो ही थी कि लेस देन 80 है कि ग्रेटर देन 80 है, तो फिर इफ एल्स इज सफिशिएंट और आप बिला वजह एक और कंडीशन ना डालें। ऑलराइट, ये क्लियर है। अगर कोई सवाल है तो पूछते हैं, वरना आगे चलते हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन।
ठीक है क्लास, अगला जो हम स्ट्रक्चर करेंगे जो बेसिकली कंडीशनल ही है, उसका नाम है स्विच। अब लेट सपोज आपके पास एक इफ कंडीशन है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें चेक हो रहा है कि x की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है कि नहीं। अगर नहीं है तो चेक करेगा कि इफ x की वैल्यू 2 है, वो भी नहीं है तो चेक करेगा x की वैल्यू 3 है, और वो भी नहीं है तो फिर आपका डिफॉल्ट कि फिर बाकी x 1 2 और 3 के अलावा अगर कुछ भी है तो ये वाला कोड रन कर दो। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये बड़ा सिंपल किस्म का इफ एल्स स्ट्रक्चर है, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल को कंपेयर किया जा रहा है, उस वेरिएबल का नाम x है, और उस वेरिएबल को किसी एक वैल्यू के साथ कंपेयर किया जा रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू के साथ, यानी इज इट एग्जैक्टली इक्वल टू 1, यहाँ पे इज इट एग्जैक्टली इक्वल टू 2 या एग्जैक्टली इक्वल टू 3। अब अगर इस तरीके की आपकी इफ एल्स है तो उससे आप रिप्रेजेंट करते हैं, यूज कर सकते हैं इफ यू वांट यूजिंग अ स्विच स्टेटमेंट। स्विच में क्या होता है, आप सबसे पहले स्विच लिखते हैं, कीवर्ड है, उसके आगे राउंड ब्रैकेट में आप वेरिएबल का नाम डालते हैं जिस वेरिएबल को आप चेक करना चाह रहे हैं, और उसके बाद फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन, जो कि बता रहे हैं कि अब यहां से स्विच स्टेटमेंट शुरू हो रही है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, अगली लाइन है केस 1 फुल कोलन। केस 1 कोलन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपकी x की जो वैल्यू है अगर वो एग्जैक्टली 1 है तो फिर केस 1 जो है वो ट्रू होगा और फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक का मतलब है कि स्विच स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट करने के बाद अब इस पूरे से बाहर निकल आओ, यानी ब्रेक जैसे ही एग्जीक्यूट होगा आपकी नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड इस कर्ली ब्रेसेस के आगे से शुरू होगी। ठीक है, खैर अगली लाइन पे आ जाए, आगे क्या हो रहा है, केस 2 कोलन, इसका मतलब है कि x के अंदर, ये वाला x, इसके अंदर अगर वैल्यू 2 है तो फिर ये कोड रन करो, और ये सारा कोड रन करने के बाद ब्रेक कर देना, विच मीन्स कि पूरे के पूरे स्विच ब्लॉक से, पूरी जो स्विच की बॉडी है उससे बाहर निकल आओ। उसके आगे केस 3 आ जाता है कि x में अगर एग्जैक्टली 3 है तो फिर ये कोड रन होगा, और एंड पे आप देख सकते हैं कि डिफॉल्ट कोलन लिखा हुआ है। डिफॉल्ट कोलन का मतलब है कि अगर केस 1 भी ट्रू नहीं है, केस 2 भी फॉल्स है, केस 3 भी फॉल्स है, यानी x के अंदर ना 1 पड़ा हुआ है, ना 2 पड़ा हुआ है, ना 3 पड़ा हुआ है, तो इन दैट केस डिफॉल्ट रन होगा कि बाकी जो भी सिनेरियो है इन दैट केस आप ये वाला कोड एग्जीक्यूट करते हैं, यानी x में अगर 0 है, -1 है, 4 5 6 7 8 मिलियन, माइनस मिलियन कुछ भी है तो वो फिर डिफॉल्ट है और आप ये वाला कोड रन करेंगे। ठीक है, तो क्लास ये एक सिंपल स्विच स्टेटमेंट है, और यहां पे एक बात याद रखनी है कि जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये डालना लाजमी होता है, अगर यानी करेक्ट प्रोग्राम के लिए आपको ब्रेक डालना लाजमी है। अगर आप ब्रेक नहीं डालते तो इन दैट केस क्या होगा, लेट सपोज x के अंदर वैल्यू 1 पड़ी हुई है और लेट सपोज आपने ब्रेक नहीं डाला है, ये भी ब्रेक नहीं है, ये भी ब्रेक नहीं है, ये भी नहीं है, अब क्या होगा कि केस 1 ट्रू है तो प्रोग्राम इसके अंदर आके एग्जीक्यूशन शुरू करेगा। अब अगर ब्रेक नहीं आता तो अब क्या होगा कि बाकी सारी जो केस 2 वाला कोड था वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, केस 3 वाला कोड है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, इवन दो x के अंदर 2 या 3 नहीं पड़ा हुआ था, x के अंदर सिर्फ 1 पड़ा हुआ था। पर क्लास ये फिर रूल है, स्विच स्टेटमेंट इसी तरीके से वर्क करती है कि जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू हो गई है, फॉर एग्जांपल x में अगर 2 पड़ा हुआ था तो अब ये ट्रू होगा, इसके अंदर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। अब जब तक कोई ब्रेक एनकाउंटर नहीं होती तब तक वो एग्जीक्यूट करी जाएगा, यानी केस 2 है वो भी कर देगा, केस 3 की बॉडी है वो भी कर देगा, डिफॉल्ट की बॉडी है वो भी कर देगा। ये खत्म कब होगा कि या तो कर्ली ब्रेसेस क्लोज आ जाए या फिर कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट आ जाए, यानी यहां पे अगर ब्रेक नहीं था
पर केस 3 के अंदर ब्रेक था, तो क्या होगा कि पहले ये कोड रन होगा, फिर ये कोड रन होगा, फिर ब्रेक रन होगा और आपका प्रोग्राम जो है स्विच से बाहर आ जाएगा। ठीक है, दिस डजंट मेक सेंस, पर ये वर्किंग इसी तरीके से है स्विच स्टेटमेंट की। ठीक है, ये रूल समझ लें आप। ओके, सवाल है कि आपने स्टेटमेंट के एंड पे 3 डॉट क्यों डाले हुए हैं? जहां पे भी 3 डॉट डाले हुए हैं, क्लास देखें आपको फॉरवर्ड स्लैश से पता लग जाना चाहिए कि ये लाइन जो है ये कोड नहीं है, ये कमेंट है, विच मीन कि ये एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा, ये नॉर्मल इंग्लिश लिखी हुई है, ये भी कमेंट है। ठीक है, ये भी कमेंट है। ये लिखने का मकसद क्या था कि मैं आप लोगों को बता दूं कि स्ट्रक्चर क्या है, एक्चुअल कोड क्या हो रहा है, तो वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, यानी यहाँ पे ग्रेडिंग हो सकती थी। मैं कहता कि x जो है इक्वल टू 90 है, यानी इक्वल टू 50 है, तो आप कह दें कि ये पास है, वरना फेल है। x इक्वल टू 90 है तो आप कह दें कि a है, x इक्वल टू 80 है तो आप कह दें कि b है। पर वो सारी चीजें हमने इग्नोर कर दी हैं। अभी मैंने सिर्फ बात की है कि आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाए स्विच का क्या होता है। और ये डॉट डॉट इंग्लिश का एक पंक्चुएशन मार्क है जो बता रहा होता है कि इसके आगे चीज कंटिन्यू कर रही है, पर हमने डाली नहीं है। यानी डू स्टफ 1 हेयर या डू 2 स्टफ हेयर, वो स्टफ क्या थी वो मैंने इग्नोर कर दिया, इसलिए मैंने 3 डॉट डाल दिए कि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे आगे कोई काम हो रहा है जो कि हमने शो नहीं किया हुआ। ठीक है, ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चन क्लास? तो मैं फिर कह दूं, इसको समराइज कर दें दोबारा से, एक रीकैप, कि अगर x की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो उसे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप स्विच x करेंगे, विच मीन कि आप x की वैल्यू को चेक कर रहे हैं। फिर आप केस 1 करेंगे। 1 का मतलब है कि आप देख रहे हैं कि x के अंदर एग्जैक्टली 1 पड़ा हुआ है कि नहीं। अगर पड़ा हुआ है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और तब तक होगा जब तक ब्रेक इनकाउंटर नहीं होता, विच मीन कि अगर ये ब्रेक है तो इसके बाद आपका प्रोग्राम स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर ये ब्रेक ना होता इधर, तो फिर वो आगे चला जाता, केस 2 में आ जाता, इवन दो x की वैल्यू 2 नहीं है, और फिर भी क्योंकि ब्रेक नहीं किया तो अब वो एक ट्रू हो गया, तो अब बाकी सारे ट्रू हैं उसके लिए, तो फिर ये कोड रन करेगा। यहाँ पे अगर ब्रेक है तो ब्रेक एग्जीक्यूट होगा और आप बाहर आ जाएंगे, और अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं था तो फिर वो केस 3 का कोड एग्जीक्यूट करेगा। वहां पे भी ब्रेक अगर नहीं था तो फिर वो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस आ गए तो दैट मीन्स कि अब स्विच ब्लॉक खत्म हो गया है और उसके बाहर निकल आएगा प्रोग्राम। ठीक है, और ये बाय द वे एक कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकती है, आप कह सकते हैं कि केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, शायद इसका मतलब ये है कि जो पहली कंडीशन होती है उसे आप 1 कर देते हैं, अगली कंडीशन को 2 कर देते हैं, उससे अगली को 3 कर देते हैं। ऐसे नहीं है, ये 1 2 3 की बजाय 1 20 35 भी हो सकता था, पर उसकी फिर कमांड, उसका फिर इफ एल्स क्या होना था, इफ x इक्वल टू 1, दूसरा x इक्वल टू 20, और तीसरा चेक होना था x इक्वल टू 35। ठीक है, इसको अगर मैं ट्रांसलेट करता तो यहाँ पे केस 1, केस 20 और केस 35 आ जाता है। तो बेसिकली जिस भी वैल्यू के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं वो आप केस के आगे लिख देंगे। आगे आ जाए। अब लेट सपोज आपकी इफ कंडीशन इस तरीके से है कि इफ x इज इक्वल टू y, तो ये करना है। एल्स इफ x इज ग्रेटर देन 2, तो ये करना है। एल्स इफ z इज इक्वल टू 3, तो ये करना है। तो क्लास इस तरीके की अगर कोई इफ एल्स कंडीशन है, स्टेटमेंट है, तो उसे आप स्विच में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? 1 बाय 1 आए। पहली चीज तो है, पहला चेक है इफ x इज इक्वल टू y। ठीक है, ये आप स्विच में नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी लेट्स सपोज ये हमारी स्विच कंडीशन है, स्विच x ठीक है, मैं केस 10 कर सकता हूं, केस
30 कर सकता हूं, मैं जो चाहे वैल्यू देना चाहूं मैं दे सकता हूं, पर मैं केस कोई और वेरिएबल नहीं लिख सकता, इसकी इजाजत नहीं है। यानी केस में कोई और वेरिएबल डाल दूं, इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपका प्रोग्राम चेक करेगा कि एक्स की जो वैल्यू है वो वाई जितनी है कि नहीं, यानी वाई के अंदर भी वही वैल्यू पड़ी हुई है जो एक्स के अंदर। ऐसे नहीं होता, इसकी आपको इजाजत नहीं है। आपको एग्जैक्ट आप वेरिएबल नेम नहीं डालते, आपको एग्जैक्ट वैल्यू डालते हैं। फॉर एग्जांपल केस 10 है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये जो कंडीशन थी ये आप इफ ये स्विच के अंदर नहीं लिख सकते। आगे आ जाए, एल्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। क्लास आप ये भी नहीं कर सकते कि केस ग्रेटर देन 2, इस तरह की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। आप एग्जैक्ट वैल्यू डालते हैं, यानी आप ये कर सकते हैं कि केस 2, ये कर सकते हैं। इसका मतलब है आप चेक कर रहे हैं कि एक्स के अंदर वैल्यू 2 है कि नहीं। आप ये भी कर सकते हैं केस 3 कि एक्स के अंदर वैल्यू 3 है। केस 30, एक्स के अंदर वैल्यू 30 है। एग्जैक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं क्वालिटी का, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये चीजें करने की इजाजत नहीं होती। तो यानी ये भी आप स्विच स्टेटमेंट के अंदर नहीं लिख सकते। एंड पे आ जाए, आखिरी है, एल्स इफ z इज इक्वल टू 3। तो क्लास इस चीज की भी आपको इजाजत नहीं होती, क्योंकि जब आप केस कर रहे हैं तो इन राउंड ब्रैकेट में जो x आया हुआ है, ठीक है, आप इस x की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। अगर आपने z की वैल्यू को कंपेयर करना है 3 के साथ, तो फिर स्विच और राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको 3 डालना पड़ेगा, वो फिर अलग स्विच ब्लॉक है, सॉरी, स्विच के अंदर z डालना पड़ेगा, और वो फिर एक अलग स्विच स्टेटमेंट होगी, इसका हिस्सा नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी एक गलती होती है जो कि अर्ली प्रोग्रामर्स करते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, नंबर 1, कि जो भी स्विच स्टेटमेंट है उसकी वैल्यू, जो भी स्विच एक्स किया आपने फॉर एग्जांपल, तो अब केस जो होगा वो कोई एग्जैक्ट वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, किसी वेरिएबल के साथ नहीं करेंगे, और ना ही आप ग्रेटर देन या लेस देन का कंपेरिजन करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू का कंपेरिजन कर रहे होते हैं। और आखिरी बात यह है कि एक स्विच स्टेटमेंट में सिर्फ एक वेरिएबल ही होता है विच इज एक्स। हमारे एग्जांपल में जो एक्स था, अगर आपको जी भी डालना पड़े तो दैट मीन्स कि आपको उसके लिए फिर कोई अलग स्विच स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। इसी स्विच के अंदर आप फिर जी नहीं इस्तेमाल कर सकते। इस स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ आप एक्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू को ही कंपेयर कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन क्लास? सर ये इसका मतलब यही हुआ ना कि केस के अंदर हम सिर्फ एक ही वेरिएबल यार थोड़ा ऊंचा बोल सकते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर हम ऐसे कर सकते हैं कि जो केस के अंदर सिर्फ हम एक ही वेरिएबल यूज कर सकते हैं, हम कह सकते हैं ये। यार रिपीट करते हैं। सर हम कहते, आपने कहा है ना कि केस के अंदर हम एक ही वेरिएबल कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि केस के अंदर हम सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज कर सकते हैं। अगर हमने सिर्फ एक्स एक, डिक्लेयर किया है वेरिएबल तो हम एक एक्स ही ही यूज करेंगे, करेंगे। एक यही वेरिएबल यही इस्तेमाल होगा, ठीक है। ऑल राइट, केस फ्रैक्शंस में भी हो सकता है कि नहीं? गुड क्वेश्चन। यार नहीं, मेरे ख्याल में केस जो है सिर्फ कैरेक्टर और इंटीजर के लिए रन करता है, ठीक है। और आपके ख्याल में उसकी वजह क्या है? पिछले लेक्चर से कुछ याद है? खैर, हमने पिछले लेसन में देखा था कि अगर आपने किसी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का एग्जैक्ट कंपैरिजन करना है तो वो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इट इज पॉसिबल कि कुछ 10वें 12वें उससे आगे वाले डेसिमल पॉइंट पे जाके शायद कोई वैल्यू चेंज हो गई हो। यानी अगर आपने 3.0 सेव किया है तो इन रियलिटी शायद आपके कंप्यूटर में 3.000000001 हो। तो इसलिए वो इक्वल टू एग्जैक्ट इक्वालिटी वाला कंपैरिजन जो है वो नहीं मुमकिन होता। तो इसलिए जो स्विच स्टेटमेंट है, जो स्विच स्टेटमेंट होती है उसमें सिर्फ इंटीजर या कैरेक्टर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। यार आपको जवाब मिल गया।
ठीक है, ऑल राइट, मूविंग ऑन। ठीक है क्लास, उप्स, ऑलराइट क्लास, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। इन सम इंस्टॉलिंग एप्लीकेशंस द प्रोग्राम asks user if he wants to continue installation. User can enter y, small y or capital Y for yes and small n or capital N for no. और इन तीनों के अलावा अगर कोई भी आपका इनपुट होती है तो वो कह देता है कि गलत इनपुट दिया है, ठीक है। तो अगर ये पार्ट आपने करना है तो इसे स्विच स्टेटमेंट के थ्रू आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। यू हैव 5 मिनट्स, इस पर थोड़ी सी कोशिश कर लें, फिर हम इसका आंसर डिस्कस करते हैं। यानी आपने करना क्या है कि आपने यूजर से इनपुट लेनी है, अगर वो इनपुट स्मॉल वाई और जहाँ कैपिटल वाई है तो आप कह देंगे उसे बेशक कि यस इंस्टॉलेशन हो गई है। अगर स्मॉल एन या कैपिटल एन है तो आप उससे बाहर निकल आएंगे, और इसके अलावा अगर कोई चीज़ है तो आप डिस्प्ले कर देंगे कि जो इनपुट थी वो ठीक नहीं है, इनवैलिड कैरेक्टर एंटर्ड। और ये आपने करना है यूजिंग अ स्विच स्टेटमेंट, नॉट एन इफ एल्स। चलें, आपके पास 5 मिनट है क्लास, उसके बाद डिस्कस करते हैं। और आप अगर देखना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर देख लें स्विच का। हाँ जी। ओके, सवाल आया है कि केस और ब्रेक के बीच में जो पूरा कोड है वो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ वो नॉर्मल जो आपका सी प्लस प्लस का प्रोग्राम होता है, आप समझें कि इफ एल्स ब्लॉक है, इफ ब्लॉक में कर्ली ब्रेसेस के बीच में आप कैसे कोड लिखते थे, वही कोड आप इधर केस और ब्रेक के बीच में लिखते हैं, ठीक है। कमेंट को डिलीट कर दें और इसकी जगह पे जो कोड आना चाहिए वो लिखें। बता।
ऑलराइट क्लास, टाइम कम रह गया है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल कोड है। सबसे पहले आपने सी इन एक वेरिएबल, बाय द वे इंट मेन वगैरह मैंने इग्नोर कर दिया ताकि जगह बच जाए, ठीक है, पर वो आपको दी से डाल देना। लेट्स सपोज आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है की का, जिसकी टाइप इंटीजर है, सॉरी जिसकी टाइप कैरेक्टर है, कैर की। फिर आपने सी इन करके वो कैरेक्टर यूजर से लिया है। अब आप क्या करें, स्विच राउंड ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल जिसकी वैल्यू को आपने चेक करना है, और वो वेरिएबल की है, और फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज, जहां पे पूरी स्विच की बॉडी आ रही है। इस बॉडी में आपने क्या चेक लगाया है, पहला चेक है केस सिंगल कोट्स के अंदर। क्लास देखें, कैरेक्टर जो है सिंगल कोट्स में होता है, मल्टीपल कैरेक्टर जो है वो डबल कोट्स में होते हैं, एक कैरेक्टर सिंगल कोट में होता है। तो यहां पे आपने केस वाई किया है, विच मीन आप कह रहे हैं कि जो की वेरिएबल है उसके अंदर कैरेक्टर स्मॉल वाई पड़ा हुआ है कि नहीं। और दूसरा केस आपने किया है कैपिटल वाई, यानी ये बेसिकली लाइंस क्या कह रही हैं कि अगर तो की वेरिएबल के अंदर स्मॉल वाई या कैपिटल वाई है तो सी आउट कर दो यू चूज वाई। ये अपनी तरफ से अब मैंने कुछ लिख दिया, फिर ब्रेक कर दो, ब्रेक का मतलब है अब वो बाहर आ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर स्मॉल एन या कैपिटल एन था तो वो पहले केस वाई चेक करता, फॉल्स हो जाता, कैपिटल वाई चेक करता, वो भी फॉल्स था, फिर वो स्मॉल एन चेक करता, कैपिटल एन चेक करता, और इनमें से अगर कोई भी एक ट्रू है तो इसकी बॉडी में आके सी आउट करेगा यू चूज क्विट, फिर ब्रेक करेगा और स्विच से बाहर आ जाएगा। और अगर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल एन, कैपिटल एन, इन चार के अलावा कोई भी और इनपुट है तो फिर ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, और फिर डिफॉल्ट पे आएगा प्रोग्राम, इस डिफॉल्ट कोड को रन करेगा, विच इज वो सी आउट कर देगा इनवैलिड इनपुट, और फिर वो बाहर आ जाएगा अपने स्विच ब्लॉक से। ठीक है, तो ये एक सिंपल एग्जांपल है स्विच केस का। यहां पे एक और चीज देख लें कि अगर ये ब्रेक ना होता इधर तो फिर क्या होना था, फिर होना था लेट्स सपोज इनपुट वाई है, ये इनमें से कोई एक ट्रू हो जाता डिपेंडिंग ऑन स्मॉल वाई है कि कैपिटल वाई है, फिर वो अंदर आके सी आउट करता है यू चूज। अब क्योंकि ब्रेक नहीं है तो फिर केस एन की भी बॉडी है वो भी एग्जीक्यूट हो जाती है, यानी वो ये भी सी आउट कर देता यू चूज क्विट, और फिर उसके बाद ब्रेक आए तो अब जो है वो इस बॉडी से बाहर निकल आएगा। तो इसलिए आपने याद रखना है कि अगर आप ये नहीं चाहते कि कोई भी केस एग्जीक्यूट हो गया है तो अब उसके बाद वाले सारे केसेस एग्जीक्यूट हों, तो फिर आपने ब्रेक इस्तेमाल करना होता है, ठीक है, ताकि वहीं पे ख़त्म हो जाए। और दूसरी बात यह है कि ये हमने केस स्मॉल वाई और कैपिटल वाई लिखा है, इसमें आप ये भी कर सकते थे कि केस स्मॉल वाई जो है, ठीक है, वो ऐसे लिख लेते हैं और उसके अंदर जो है आप वही कोड लिख देते कि सी आउट, ये जो हमने क्या लिखा हुआ है यू चूज वाई, ठीक है, और फिर ब्रेक। हम यही कोड रिपीट कर सकते थे कि ये वाला पूरा कोड जो है ये आप इस छोटे वाई के बाद वाले केस में भी लिखते हैं, पर उसकी तुक नहीं बनती। क्यों? क्योंकि अगर हमें पता है कि छोटे वाई और कैपिटल वाई दोनों में वही कोड एग्जीक्यूट होना है, तो फिर आप केस वाई लिखें, और जहां पे क्योंकि आपने इसकी बॉडी में ब्रेक नहीं लिखा हुआ तो क्या होगा कि स्मॉल वाई पे ट्रू होगा, ब्रेक अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर उसके अगले वाली जो केस स्टेटमेंट है उसके अंदर भी वो चला जाएगा। तो यहां पे बेसिकली ये बात हो रही है कि अगर स्मॉल वाई ट्रू है तो, और इसकी बॉडी में ब्रेक नहीं एग्जिस्ट करता, यहाँ पे कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, तो इसलिए फिर इसके बाद वाले जितने भी केस हैं वो भी एग्जीक्यूट हो गए टिल सच टाइम की कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आ जाती। तो अब जैसे ही अगले वाई के अंदर आया वो एग्जीक्यूट होगा और उसमें ब्रेक स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे खत्म करके वो बाहर आ जाएगा। अगर ये ब्रेक भी ना होती तो फिर वो इसको भी रन कर देता। ठीक है, एनी क्वेश्चन क्लास? ऑलराइट क्लास, फिर सर मूविंग ऑन। हाँ जी।
सर ये आपने केस लगाया करेक्टर वाई और केस वाई इकट्ठे लगा दिए हैं, क्या हम इनको सिंगल सिंगल कर सकते हैं सबको? जैसे केस वाई स्मॉल वाई, फिर सी आउट करवा दें यू चूज स्मॉल वाई, तो फिर दूसरी लाइन में तीसरी लाइन में आके केस कैपिटल वाई, फिर सी आउट यू चूज कैपिटल वाई, इस तरह करके। यार ये देखें, हमने ये किया है, ठीक है। हमने ये किया, ठीक है। क्या होगा अगर स्मॉल वाई है तो वो उसकी बॉडी में जाएगा, उस बॉडी में कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, तो इसलिए उसके बाद वाला जो केस है उसकी बॉडी में जाएगा, वहां पे सी आउट लिखा हुआ है सी आउट कर देगा, वहां पे ब्रेक लिखा हुआ है तो वो ब्रेक भी कर देगा। यही चीज हम ऐसे भी कर सकते थे। ये हम ये भी कर सकते थे। अब क्या होता, अगर स्मॉल वाई है तो पहले सी आउट होता, उसके बाद ब्रेक होता और वो बाहर निकल आता। अगर स्मॉल वाई नहीं है कैपिटल वाई है तो पहले सी आउट करता, उसके बाद ब्रेक कर देता, ठीक है। पर इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें रेपिटेशन बहुत ज्यादा है, यानी ये जो कोड है ये ऊपर भी वही कोड लिखा हुआ है, स्मॉल वाई की बॉडी में भी वही कोड है, कैपिटल वाई की बॉडी में भी वही कोड है। तो ये आपने बिला वजह अपने कोड को लंबा कर दिया, ये पढ़ना भी मुश्किल होगा। और इसमें एक और मसला भी है, कल को आपका क्लाइंट कहता है कि इस मैसेज को चेंज कर दें, यू चोज वाई की बजाय यू चोज टू इंस्टॉल, लेट्स सपोज ये मैसेज करता है, तो अब जहां जहां पे ये कोड रिपीट हो रहा था आपको ये चीज दोबारा से ठीक करनी पड़ती, तो यहाँ पे भी अपडेट करना है, फिर यहाँ पे भी अपडेट करना पड़ जाता। तो अब बात यह है कि एक दो लाइनों में तो आप अपडेट कर सकते हैं, और जब 100 लाइनों में वही कोड रिपीट हो रहा हो तो उसे हर जगह जाके अपडेट करने में आपका टाइम भी ज़ाया होगा और गलती की गुंजाइश भी है कि कोई एक मिस हो गया तो आपका पूरा प्रोग्राम खराब हो जाता है। तो इसलिए रेपिटेशन से बेहतर है कि आप इस तरीके का काम करते हैं, आपको पता है कि कोड वही है तो आप ऐसे लिखते हैं। बाय द रेपिटेशन वाली चीज पे हम बाद में भी आएंगे जब फंक्शंस करेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग आप समझ लें कि ये इस तरीके से हो सकता था जो आपने कहा कि मैं कोड को रिपीट कर देता दोनों जगहों पर। क्लियर है यार, आगे चलें। यस यस सर, थैंक यू सर। ऑलराइट, ठीक है क्लास, तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म हो गया जो हमने टॉपिक्स कवर करने थे। अब क्विकली हम असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास कुछ 15-20 मिनट्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली असाइनमेंट 1, 2 और 3 मैं डिस्कस करूंगा। असाइनमेंट 1 का पहला सवाल था, गिव एनी टू बेनिफिट्स ऑफ स्टडीइंग सी प्लस प्लस इंस्टेड ऑफ सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका जवाब आप स्लाइड से ले सकते थे कि सी प्लस प्लस फास्ट है कंपेयर टू पाइथन वगैरह, और इट गिव्स वेरी फाइन कंट्रोल। आप पॉइंटर्स के थ्रू मेमोरी लेवल तक जाके डिसाइड कर सकते हैं कि किस मेमोरी लोकेशन पे क्या काम करना है, बाकी लैंग्वेजेस में शायद ये पॉसिबल ना हो। फिर इट इज़ यूज फॉर एम्बेडेड सिस्टम्स एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम प्रोग्रामिंग जो है उसमें भी और ग्राफिक इंजन में ये इस्तेमाल होता है, तो इसकी मार्केट है। और आखिरी पॉइंट है कि अगर आप सी प्लस और मुश्किल लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो अगर वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपने पिक कर लिए हैं, आपको आ गए हैं, तो आप कोई भी नई लैंग्वेज सीखनी है आपने तो वो आप कुछ दिनों के अंदर सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये फायदा है सी प्लस प्लस पढ़ने का। अगला सवाल था, राइट अ प्रोग्राम विच एड्स ऑल द नंबर्स इन अ गिवन सेट एंड डिस्प्लेज द एंड रिजल्ट। और ये आपने सी प्लस प्लस में नहीं करना था, ये आपने प्लेन इंग्लिश में करना था। तो इसमें आप स्पेसिफाई कर देंगे इनपुट क्या है, सेट ऑफ नंबर्स, आउटपुट क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर्स। स्टेप्स क्या है, नंबर 1 मूव टू द फर्स्ट नंबर एंड इनिशियलाइज द सम टू 0। इनिशियलाइज टू 0 करना लाजमी है क्योंकि सम के अंदर कोई वैल्यू पहले से पड़ी हुई है, और उसमें अगर आप कोई नया नंबर ऐड कर दें तो वो तो फिर सारी आपकी कैलकुलेशन खराब हो जाती है। तो इससे पहले सम की वैल्यू को आप 0 करेंगे, उसके बाद आप फिर अगले स्टेप पे आए। अगला स्टेप क्या है,
एड द करंट नंबर टू द सम, जो भी करंट नंबर है वो सम में ऐड करता है। अगला स्टेप क्या है, चेक करें कि इज द करंट नंबर लास्ट, इफ यस तो सम के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो प्रिंट कर दें और एग्जिट करें। अगर ये लास्ट नंबर नहीं था तो क्या होगा, मूव टू द नेक्स्ट नंबर एंड गो बैक टू स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, ऐड करंट नंबर टू सम, और उसके बाद चेक करो कि नंबर लास्ट है कि नहीं, और ये फिर रिपीट कर रहा है। बेसिकली जितने भी नंबर होंगे उतनी दफा रिपीट करेगा। अब जहां पे जो स्टेप 3 है कि इज करंट नंबर लास्ट, ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। और स्टेप 3.2 जो है, यानी if the current number is not last, move to the next number and go back to step 2। तो ये जो go back to step 2 वाली चीज है, ये बेसिकली रेपिटेशन स्ट्रक्चर है। कंडीशनल स्टेटमेंट तो हमने कर ली हुई है, जो रेपिटेशन वाला स्ट्रक्चर है वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चंस क्लास? तो ये बेसिक जवाब था। और बाय द वे मैंने इस तरीके से लिखा है, आपने अगर किसी और तरीके से लिखा है तो वो भी ठीक है, प्रोवाइडेड कि आपने ये सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। आगे आ जाए, अगला सवाल है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, यहां पे मेरे से एक टाइपो हो गया था कि ये लफ्ज जो है ये एस टी डी सी आउट नहीं करना था मैंने, ये एस टी डी एंड एल करना था, ठीक है। तो एस टी डी सी आउट की वजह से प्रोग्राम आपका रन ही नहीं करेगा, एरर दे देगा, ठीक है। तो अगर आपने लिख दिया कि प्रोग्राम एरर देता है तो वो भी ठीक है। अगर आपने अज्यूम किया कि एस टी डी सी आउट की बजाय एस टी डी एंड एल था और फिर आंसर लिखा है तो वो भी ठीक है, सही है। तो हम अब अज्यूम कर रहे हैं कि एस टी डी सी आउट नहीं था, ये एस टी डी एंड एल था, और इसके साथ फिर आउटपुट क्या होंगे। हाँ जी, कोई लिखेगा चैट विंडो में, लिखते कोई जवाब दे, इसकी आउटपुट क्या होगी। हाँ जी, इसकी आउटपुट एनी आइडियाज? क्लास विंडो नजर आ रहा है, स्लाइड नजर आ रही है? यस सर। अच्छा ठीक है, अब कौन जवाब देगा इसका? 0.25। ओके, यहां पे मैं लिखना शुरू कर देता हूं। क्लास सबसे पहले डिवाइड हो रहा है 8 डिवाइड बाई 10, जिसका आंसर होता है 0.8, ठीक है। पर क्योंकि दो इंटीजर्स को डिवाइड किया है तो जो पॉइंट के बाद वाली चीज है वो रिमूव हो जाएगी और आंसर इंटीजर में आएगा, तो विच मीन्स कि पहली जो आउटपुट है वो 0 होगी। उसके बाद एंड एल है तो अगली लाइन पे आ गया, उसके बाद एक और एंड एल है तो वो इस लाइन पे आ गया, और यहां पे क्या आउटपुट हो रही है 1 डिवाइडेड बाई 4.0। अब 1 और 4.0 में से एक नंबर डबल है, तो इसलिए जो ओवरऑल रिजल्ट होगा इसका वो डबल में होगा, विच इज 0.25। उसके बाद न्यू लाइन कैरेक्टर है तो अगली लाइन पे आ जाए। अगली लाइन पे प्रिंट क्या हो रहा है, 8 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10। तो हमने कहा था कि मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस बराबर है, इक्वल प्रायोरिटी है, तो इसलिए अब आप जो मूव करेंगे आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, विच मीन्स कि पहले 8 डिवाइडेड बाई 2 होगा विच इज 4, फिर उस 4 को मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे विच इज 40, ठीक है। ऑल राइट, आगे आ जाए। अब जहां पे आप देख सकते हैं कि कोई न्यू लाइन नहीं है, तो इसलिए अगला सी आउट जो है वो इसके बिल्कुल सामने हो जाएगा, और अगला सी आउट क्या है, 8 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट्स में 2 मल्टीप्लाई बाय 10। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा विच इज 20, फिर 8 डिवाइडेड बाय 20 होगा, पर क्योंकि दोनों इंटीजर हैं तो 8 डिवाइडेड बाय 20 0 पॉइंट समथिंग बनता है, फ्रैक्शन पार्ट रिमूव हो जाएगा तो उसकी जगह 0 आ जाएगा, ठीक है। तो क्लास ये आपकी सारी आउटपुट थी, 0, एक लाइन छोड़ के 0.25 और उससे अगली लाइन पे 400, बस, ठीक है। मैं फिर कह दूं इस चीज का आपने ध्यान रखते हैं कि इंटीजर डिवीजन जो है उसमें आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट जो है वो रिमूव हो जाता है। ऑन द अदर एंड अगर आप कोई डबल के साथ कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं तो फिर आपका जो रिजल्ट है उसमें भी फ्लोटिंग पॉइंट आ सकते हैं,
ओके, लेट्स मूव ऑन। अगला सवाल है, राइट अ C++ प्रोग्राम विच डिस्प्लेज ईच लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम ऑन अ सेपरेट लाइन। ठीक है, लेट्स सपोज मेरा नाम आदिल है, तो इसका सिंपल कोड था, बहुत ही सिंपल, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर आपने लिखना है इंट मेन और वहां पे सिंपल एक सी आउट कर देना है, जो उसमें क्या हो रहा है, ए, जी मैं अपना नाम प्रिंट कर रहा हूं, A \n, A \n, D \n, I \n, L \n, कि बेसिकली ए प्रिंट होगा, फिर अगली लाइन पे जाएंगे, वहां पे ए प्रिंट होगा, फिर अगली लाइन पे जाएंगे, डी प्रिंट होगा, फिर अगली लाइन पे आई, फिर अगली लाइन पे एल, और फिर अगली लाइन पे जाके खत्म हो जाएगा। तो ये सिंपल प्रोग्राम था, आपने सिर्फ एक सी आउट करना था। और बाय द वे \n की बजाय अगर आपने एंड एल इस्तेमाल किया है, यानी आपने इस तरीके से कोई काम किया है कि सी आउट ए एंड एल ए क्लास, अगर इस तरीके से आपने कोई चीज की है तो वो भी ठीक है। एंड एल की बजाय आप \n इस्तेमाल कर लें, या \n की बजाय एंड एल कर लें, दोनों ठीक है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाते हैं। राइट अ प्रोग्राम विच मल्टीप्लाइज योर एज विद योर एज 10 years ago एंड देन डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। तो क्लास ये भी सिंपल था, यहाँ पे एक्चुअली मेरे से गलती हुई है, एक मिनट। क्लास स्क्रीन नजर आ रही है? नो सर। नहीं सर। सर अब आ रही है, ठीक है। अब आ रही है। ऑलराइट, तो क्लास आपने अपनी एज को मल्टीप्लाई करना है आपकी एज से 10 साल पहले, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, थैंक यू, ठीक है, आप क्या करेंगे, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इंट मेन में आ जाएं और वहां पे आप क्या करें, सी आउट 18 मल्टीप्लाई बाय 18 - 10। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग 18 साल के हैं। अगर कोई 20 साल का है तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 - 10 करेगा। ठीक है, सिंपल एक एक्सप्रेशन आपने लिखनी है और उसको सी आउट करा देना। और बाय द वे इस चीज का ध्यान रखना है कि 18 मल्टीप्लाई बाय 18 - 10 अगर किया है तो वो 18 - 10 जो है वो ब्रैकेट में होना चाहिए। अगर वो ब्रैकेट में ना हुआ तो क्या मसला होगा कि प्रेसिडेंस में मल्टीप्लाई पहले होता है, माइनस बाद में होता है, तो फिर वो 18 मल्टीप्लाई बाय 18 करेगा और उसके रिजल्ट में से 10 माइनस कर देगा, जो कि हमें नहीं चाहिए था। हमें चाहिए कि पहले माइनस करे 10 और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दे 18 के साथ। ठीक है क्लास, आगे आ जाए। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज, विच इज द फास्टेस्ट, विच इज स्लोएस्ट, विच इज लार्जेस्ट, विच इज स्मॉलेस्ट। तो स्टोरेज जो हमने डिस्कस की थी वो हार्ड डिस्क, रैम, कैश और रजिस्टर है। हार्ड डिस्क स्लोएस्ट होती है पर उसका साइज बहुत बड़ा होता है, और रजिस्टर जो है वो चिप के ऊपर ही होता है, प्रोसेसर के साथ ही होता है। ठीक है, उसका साइज बहुत ही कम होता है, यहाँ तो 32 बिट होगा, यहाँ पे 64 बिट होगा, डिपेंडिंग ऑन आपका आर्किटेक्चर कौन सा है। ठीक है, ये उसका साइज होगा, पर उसकी एक्सेस जो है वो बहुत ही फास्ट होती है। ओ ये सॉरी, रजिस्टर इज स्लोएस्ट नहीं, रजिस्टर इज स्मॉलेस्ट लिखना था मैंने एंड पे, तो गलती हो गई, वो मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है, आगे आ जाए। अगला सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस। तो क्लास इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो होती है वो स्लोअर होती है, क्योंकि एक एक लाइन ऑफ कोड जो है वो पहले मशीन कोड में ट्रांसलेट होता है, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। कंपाइल्ड में क्या होता है, वो फास्टर होती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले पूरे का पूरा प्रोग्राम कंपाइल ट्रांसलेट हो जाता है इनटू मशीन कोड, और फिर जो है उस पूरे मशीन कोड को आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो जो बीच में एक एक लाइन को ट्रांसलेट करने वाला स्टेप था ना, वो बच जाता है। यानी शुरू में आपने कुछ टाइम लगा दिया
ताकि एग्जीक्यूशन के दौरान टाइम बच जाए। इंटरप्रेटेड में क्या होता है कि शुरू में आपने टाइम कुछ नहीं लगाया और एग्जीक्यूशन के दौरान ही आप उसे कंपाइल करी जा रहे हैं वन बाय वन। ठीक है, तो ये फर्क होता है। आखिरी सवाल है, व्हाट इज अ प्री प्रोसेसर, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो प्री प्रोसेसर कोई भी चीज है, प्रोग्राम जो कि आपके कोड को मॉडिफाई करता है उसे कंपाइल करने से पहले, यानी उसे मशीन कोड में ट्रांसलेट करने से पहले उस कोड में कोई अगर चेंजेस करनी है तो वो प्री प्रोसेसर करता है। फॉर एग्जांपल, जब आप हैश इंक्लूड लिखते हैं तो हैश इंक्लूड के आगे जो भी फाइल आपने स्पेसिफाई की है उस फाइल में जितना भी कंटेंट है, जितना भी टेक्स्ट है उस फाइल में, वो सारे का सारा कॉपी हो जाता है, इस हैश इंक्लूड की जगह पे रिप्लेस हो जाता है। यानी अगर आपने हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम लिखा है तो ये लाइन डिलीट हो जाएगी और इस एक लाइन की जगह जो आईओस्ट्रीम फाइल के अंदर जितना भी टेक्स्ट था वो सारे का सारा कॉपी हो जाएगा। तो ये प्री प्रोसेसर है कि आपने एक्चुअल कंपाइलेशन से पहले प्रोसेसिंग क्या करनी है। तो वो जब आप कॉपी कर लेते हो उसके बाद आप कंपाइल करेंगे तो पूरे का पूरा जो फाइल है वो पूरे की पूरी आप कंपाइल होगी, जिसमें आपका कोड भी होगा और आईओस्ट्रीम का जो कोड था वो भी इंक्लूडेड होगा। आगे आ जाए, असाइनमेंट 3, फॉर ईच लाइन ऑफ कोड गिवन बिलो व्हाट वुड बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। पहली लाइन पे क्या है, सी आउट 1 डिवाइडेड बाई 2, दो इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अगली चीज है 1 डिवाइडेड बाई डबल 2, यानी आप कह रहे हैं कि 2 एक इंटीजर है जिसे आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती ट्रीट करो एज ए डबल। अब 1 डिवाइडेड बाई 2 में क्योंकि 2 डबल के तौर पे ट्रीट हो रहा है तो एंड रिजल्ट भी डबल होगा, विच मीन के 0.5 आपका पूरे का पूरा रिजल्ट शो हो जाएगा। आगे आ जाए, अगली लाइन पे क्या हो रहा है, अगले एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1.0। तो क्लास में फिर कह दूं कि प्रेसिडेंस इक्वल है मल्टीप्लाई और डिवाइड की, इसलिए आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। पहले 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा, क्योंकि दो इंटीजर डिवाइड हो रहे हैं तो आपका रिजल्ट इंटीजर में आएगा, 0.5 की बजाय 0 आएगा। और फिर इस 0 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.0 से तो टोटल रिजल्ट जो है वो 0 आ गया और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि वो 0 है। ठीक है, आगे आ जाए, अगली एक्सप्रेशन है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या हो रहा है, सबसे पहले 1.0 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। अब क्योंकि इन दोनों में से एक वैल्यू डबल है तो इसलिए इसका रिजल्ट डबल हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट 1.0 आएगा। अब उसे जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्योंकि 1.0 और 2 में से एक वैल्यू डबल है, एक इंटीजर है, तो आपका एंड रिजल्ट जो है वो डबल में होगा, इसलिए यहां पे आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट 0.5 आया है। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना होता है। तो पहली जो स्टेटमेंट है उसमें आउटपुट है 0, 0.5, 0, 0.5। आगे आ जाए, सी आउट आपने किया 65.5 को, और उससे पहले आपने कैर लिखा है। तो कैर का क्या मतलब है, आप कह रहे हैं कि 65.5 की जो वैल्यू है उसे जबरदस्ती ट्रीट करो एज अ कैरेक्टर। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले 0.5 वाली चीज रिमूव हो जाएगी और जो इंटीजर बाकी बचा है विच इज 65, उसको वो कन्वर्ट करेगा इनटू अ कैरेक्टर। तो 65 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर था एसकी में वो कैपिटल ए है, तो इसलिए स्क्रीन के ऊपर कैपिटल ए लिखा हुआ आ जाएगा। आगे आ जाए, अगली लाइन पे क्या है, सी आउट कैर 65 प्लस 1। तो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले 65 कन्वर्ट होगा इनटू अ कैरेक्टर, यानी कैपिटल ए बन गया। फिर कैपिटल ए को आप +1 कर रहे हैं। तो क्लास याद रखें, किसी भी कैरेक्टर को अगर आप इंटीजर के साथ प्लस करते हैं, ठीक है, किसी भी कैरेक्टर को इंटीजर के साथ प्लस करते हैं तो इंटीजर बड़ी चीज है, कैरेक्टर छोटी चीज है, इसलिए एंड रिजल्ट जो है वो इंटीजर आएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सी आउट करेंगे तो 66 सी आउट हो जाएगा। अगली लाइन पे आ जाए, सी आउट कैर 65 प्लस कैर 1। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि 65 को एज ए कैरेक्टर ट्रीट करो और 1 को एज ए कैरेक्टर ट्रीट करो और फिर इन्हें ऐड कर दो।
ठीक है, तो अब सवाल ये है कि अगर आपने 65 को भी इंटू अ कैरेक्टर कन्वर्ट किया है और 1 को भी इंटू अ कैरेक्टर कन्वर्ट किया है, तो ऐड करने से आपका कैपिटल बी नहीं हो जाना चाहिए था? तो क्लास उसका जवाब ये है कि बेसिक उसका जवाब ये है कि बेसिकली आपका 65 को आपने कैरेक्टर में कन्वर्ट किया है, 1 को भी कैरेक्टर में कन्वर्ट किया है, पर जब आप इन्हें ऐड करते हैं तो प्लस जो है वो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब ये है कि फिर रिजल्ट जो है वो भी मैथमेटिकल ही होगा, यानी दो कैरेक्टर्स को अगर आपने ऐड किया है तो रिजल्ट जो है वो इंटीजर में आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 65 को कैरेक्टर में कन्वर्ट किया, 1 को कैरेक्टर में कन्वर्ट किया, पर जब उन्हें ऐड किया तो रिजल्ट जो है वो 66 हो गया। अगली लाइन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5। आपने सी आउट किए कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी को, कैपिटल ए और कैपिटल बी को प्लस करें तो क्या आता है? 131। क्यों? क्योंकि दोनों कैरेक्टर हैं, पर जो प्लस वाला ऑपरेटर है वो मैथमेटिकल ऑपरेटर है, तो वो इन दोनों को कैरेक्टर्स को एज अ नंबर ट्रीट करके उसका रिजल्ट भी नंबर में दे देगा। ठीक है, तो 65 प्लस 66 करें तो 131 आता है। आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 6। सी आउट 65 प्लस 1 ब्रैकेट्स में, और इससे पहले आपने इसे ब्रैकेट में कैर लिखा है। अब क्या हो रहा है कि सबसे पहले 65 प्लस 1 होगा विच इज 66, उसके बाद आप अपने प्रोग्राम को कह रहे हैं कि उसे 66 को जबरदस्ती ट्रीट करो, कास्ट करो इनटू अ कैरेक्टर। तो 66 का कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर जो है वो कैपिटल बी है, तो स्क्रीन के ऊपर कैपिटल बी लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है क्लास, एनी क्वेश्चंस? ऑलराइट, मूविंग ऑन। अगला सवाल है व्हाट इज द साइज ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इन मेमोरी एंड व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है क्लास, या किसी भी टेबल या स्लाइड से देख लेना कि इंट जो है वो 4 बाइट्स का है, तो -2147 मिलियन से लेके 2147 मिलियन तक वेरी करेगा। कैर जो है वो 1 बाइट है, तो -127 से 127 तक जाता है। लॉन्ग जो है वो 8 बाइट का है, अगर 8 बाइट का है तो वो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी वैल्यू है, पर डिपेंड करते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे, आपकी हार्डवेयर पे। अगर 32 बिट हार्डवेयर है तो आपका लॉन्ग 4 बाइट का होता है, अगर 64 बिट आर्किटेक्चर है तो आपका लॉन्ग 8 बाइट का होगा। फिर डबल जो है वो 8 बाइट का है, और अनसाइंड जो है इंट वो इंटीजर 4 बाइट का होता है, पर क्योंकि अनसाइंड है तो दैट मीन्स कि वो -2147 मिलियन की बजाय वो 0 से शुरू होगा, और फिर +2147 मिलियन की बजाय वो 4294 मिलियन तक जाएगा। ठीक है, अनसाइंड होते हैं कि आप साइन नहीं उसमें डाल रहे, साइंड होता है जो कि माइनस समथिंग से लेके प्लस समथिंग तक जाता है, अनसाइंड होते हैं जो 0 से लेके प्लस समथिंग तक जाएगा। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं, और कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट का होता है, और वो -128 से 127 तक ही जा रहा है। ठीक है, जब माइनस जो 128 127 जो है ये रेंज है वैल्यूज की। एक्चुअल जो मैंने वैल्यू सेव कराई है वो तो आपको नजर आ रहा है कि कैर मिड इज इक्वल टू 89, मैंने इसमें सॉरी 69, मैंने 69 स्टोर कराया, पर उसमें जो पॉसिबल वैल्यूज थी वो -128 से 127 तक जा सकती थी। ऑलराइट, अगला सवाल है लॉन्ग वेरिएबल इज बिगर देन इंट वेरिएबल। इफ माय प्रोग्राम ओनली हैज होल नंबर वैल्यूज, कैन आई स्पेसिफाई ऑल वेरिएबल्स टू बी ऑफ टाइप लॉन्ग इंस्टेड ऑफ इंट? What will be the benefit, what will be the drawback? बेसिकली मैं कह रहा हूं कि मेरा जो प्रोग्राम है उसमें सिर्फ होल नंबर है, तो होल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डेटा टाइप होते हैं, यहाँ तो इंटीजर होता है 4 बाइट का, या लॉन्ग होता है 8 बाइट का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इंटीजर छोड़ दें, आप लॉन्ग ही इस्तेमाल करें डेटा टाइप। तो उसका फायदा क्या होगा कि लॉन्ग क्योंकि सबसे बड़ी पॉसिबल ऑप्शन है, तो जो भी आपका डेटा होगा हर हाल में वो लॉन्ग में तो फिट आ जाएगा। यानी अगर आप लॉन्ग की बजाय इंट इस्तेमाल करते हैं और डेटा बहुत बड़ा था तो ओवरफ्लो हो जाता है, क्योंकि वो इंट में फिट ना आता। ये आप ऐसे ही सोच लें कि किसी ने पानी पीना है तो आप उसे ग्लास दे देंगे तो एक ग्लास पी लेगा, ठीक है, पर अगर उसने पूरी बोतल जितना पानी डालना था तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा।
ऑन दी अदर एंड अगर आप उस इंसान को बोतल ही पकड़ा देते हैं तो अब क्या होगा, अगर उसने ग्लास जितना पानी पीना था तो वो भी बोतल में फिट आ जाएगा, और अगर पूरा बोतल जितना पीना था तो वो भी फिट आ जाएगा। ठीक है, तो बेनिफिट क्या है कि आपका जितने भी डेटा है वो सारा का सारा वेरिएबल में फिट आ जाएगा कंफर्म। नुकसान क्या है कि अगर डेटा बहुत कम था, यानी आपने एक छोटा गिलास पीना था और मैं आपको एक बड़ी बोतल पकड़ा दूं, तो वो बिला वजह की जगह इस्तेमाल कर रहा है, स्पेस जाया हो रही है। आइडियली आप क्या चाहते हैं कि आप पहले डिसाइड करें कि डेटा कितना होगा, डेटा की वैल्यू क्या होगी, और उसके मुताबिक पे डिसाइड करें कि आपने इंट करना है कि आपने लॉन्ग करना है। सारे को आप लॉन्ग कर सकते हैं, फाइन, उसमें सारा डेटा फिट आ जाएगा, पर मसला क्या होगा कि आप जगह वेस्ट कर जाए। और अगर आप सारे को ही इंट कर देते हैं तो फिर जगह ज़ाया नहीं होगी। मसला क्या होगा कि अगर कोई डेटा बड़ा है, कोई वैल्यू बड़ी है जो कि इंट में फिट नहीं आती, तो वो फिर ओवरफ्लो कर जाएगी। तो इसलिए जब भी आप प्रोग्राम करते हैं आपने बड़े ध्यान से सोचना होता है कि आपको यहाँ पे इंट इस्तेमाल करना है कि लॉन्ग इस्तेमाल करना है। राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स एज इनपुट द लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल और उसका कॉस, साइन और टेंजेंट डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, सिंपल है। आप 3 वेरिएबल डिक्लेयर करें, ऑपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज। फिर आप यूजर को कहें सी आउट करें कि एंटर द लेंथ ऑफ ऑपोजिट, एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूज। फिर आप सी इन करेंगे, पहली वैल्यू ऑपोजिट में आ जाएगी, कॉपी होगी, अगली वैल्यू एडजेसेंट में कॉपी होगी, और उससे अगली हाइपोटेन्यूज में होगी। ये मैं आपको समझा दूं कि हो क्या रहा है। ये ऑपोजिट है, ये एडजेसेंट है, और ये हाइपोटेन्यूज है, और ये एंगल है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा वेग रखा था कि कौन सा एंगल होगा, आप इस एंगल को भी कर सकते थे। ठीक है, पर मैं उनमें से कोई भी एक कर लें, दैट इज फाइन। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपने साइन डिस्प्ले करना है। साइन क्या होता है, ऑपोजिट की वैल्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। फिर आप कॉस डिस्प्ले करेंगे, बैक स्लैश टी का मतलब है कि टैब जितनी स्पेस दे दो, और कॉस की वैल्यू क्या होती है, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, वो आपने डिवाइड कर दिया। फिर बैक स्लैश टी टैन, यानी एक टैब जितनी स्पेस दे के टैन लिखो, और टैन की वैल्यू क्या होगी, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ठीक है, और याद रखें कि मैंने इसकी टाइप जो है वो डबल रखी हुई है। अगर डबल की बजाय आपने टाइप इंट रखी होती तो क्या मसला होना था कि फिर ये सारी जो वैल्यूज हैं ये सारी जीरो ही आ रही होती हैं एंड पे। ठीक है, तो जीरो के बाद वाली जो चीज होती है, पॉइंट के बाद वाली चीज होती है, उसके लिए फिर यू हैव टू इंश्योर कि जहां तो डेटा टाइप डबल हो, या अगर आपने इंटीजर ही रखा हुआ है, ठीक है, इंटीजर वैल्यूज ही हैं, तो फिर आपको इस तरीके से कोई काम करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है, पर ऑपोजिट जो है उससे पहले आप इसे कास्ट कर दें थ्रू डबल, जगह कम है वो आप देख लेना। ठीक है क्लास, एनी क्वेश्चंस? ये क्लियर है? तो यहां पे भी ये बाय द वे ये सारे जो सवाल थे ये काफी सिंपल थे। तो अगर इस सवाल में आपको स्ट्रगल करना पड़ा है, ठीक है, तो फिर दैट मीन्स कि आपकी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट वीक है, मेरे से बात कर लें। और दूसरी बात है कि ऑफिस आवर में मोस्ट ऑफ दिस वीकेंड पे रखूंगा, उसमें फिर डिस्कशन कर लेंगे अगर कोई इशू हो आपको। चलें आगे चलें। आखिरी सवाल था, राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स अ डबल वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड राउंड इट ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। क्लास ये थोड़ा ट्रिकी था पर मैंने आपको हिंट दे दी थी। लेट्स सपोज आपकी वैल्यू 7 है, 7 में अगर आप 0.5 ऐड करें तो 7.5 बनता है, और इसका 0.5 वाली चीज रिमूव कर दें तो 7 रह जाता है। 7 को राउंड ऑफ करें तो 7 ही आना चाहिए था, ये आपका रिजल्ट है। एक और एग्जांपल देखें, लेट्स सपोज आपकी वैल्यू 7.4 थी, 7.4 को राउंड ऑफ करें तो 7 आना चाहिए। ठीक है, ओके, अब हमने जो काम किया वो है कि 7.4 में पहले 0.5 ऐड करें तो वो 7.9 बना, और फिर हमने कहा कि उसे कास्ट कर दें इनटू एन इंटीजर, यानी 0.9 वाली चीज को रिमूव कर दें, तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। यही आपका रिजल्ट होना चाहिए था। आगे आ जाए, लेट्स सपोज आपकी वैल्यू 7.4 की बजाय 7.5 है।
इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 8 आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो 7.5 में जब आपने 0.5 ऐड किया है तो 8.0 आया है। इसे जब आप कास्ट करेंगे इनटू एन इंटीजर तो पॉइंट वाली चीज रिमूव हो गई, 8 बच गया, इसे डिस्प्ले कर दे, यही आपका रिजल्ट था। एक और एग्जांपल है 7.9, इसे राउंड ऑफ करेंगे तो यहां पे भी 8 आना चाहिए। खैर 7.9 में ऐड करें 0.5 क्या बनता है, 8.4 बनता है। अब इसे कास्ट इनटू एन इंटीजर करें, पॉइंट वाली चीज रिमूव होगी तो 8 बचा, इसे आप डिस्प्ले कर दें, यही आपका रिजल्ट था, ठीक है। खैर तो इसका फिर सोल्यूशन क्या है, प्रोग्राम क्या है, सिंपल था। आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करें, वैल्यू उसकी टाइप डबल रखें, फिर आप यूजर को कहें कि कोई भी डबल वैल्यू जो है वो एंटर कर दे, वो वैल्यू सीन करा के आप वैल्यू वेरिएबल में राइट कर देंगे। प्लस अगर आपने वैल्यू की टाइप इंटीजर रखी तो क्या मसला होगा कि यूजर जो भी जीरो समथिंग पॉइंट समथिंग करेगा तो पॉइंट के बाद वाली चीज है वो तो स्टोर ही नहीं होगी। तो उस पॉइंट वाली चीज को भी अगर स्टोर करना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि वैल्यू की टाइप डबल हो, ना कि इंटीजर, ठीक है। तो यहां तक हो गया। एंड पे आपने क्या लाइन लिखी है, और ये वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स था, ये चीज तो सिंपल थी, ये आसान था। आखिरी लाइन में क्या हो रहा है कि आपने वैल्यू में 0.5 ऐड किया है और फिर इसका जो भी रिजल्ट है उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू एन इंटीजर, तो आपका एंड पे जो भी रिजल्ट है वो ठीक आ जाएगा। कोई और एग्जांपल करना है, आप ये देख लें 10.4 है, इसे आप कास्ट करें, इसे आप सॉरी राउंड ऑफ करेंगे तो रिजल्ट 10 आना चाहिए। हमारी इस अप्रोच में देखें तो सी आउट क्या होगा, 10.4 प्लस 0.5 which is 10.9 and this is being converted into an integer which means कि 0.9 डिलीट हो गया, 10 आ गया, 10 सी आउट हो गया, यही आंसर था। एक आखिरी एग्जांपल कर लें, 10.6 था, इसमें आपने 0.5 ऐड किया, 10.6 को राउंड ऑफ करें तो 11 बनता है। खैर इसमें 0.5 ऐड किया तो यहाँ पे 11 आ गया, यहाँ पे 11 आ गया, 11.1। इसे जब आपने कास्ट इनटू एन इंटीजर किया है तो ये चीज हट गई, 11 सी आउट हो जाएगा और यही आपका आंसर था, ठीक है। क्लास एनी क्वेश्चंस? नहीं? ऑल राइट, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।